नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बाल विकास सब्जेक्ट के यूनिट 2 के पहले चैप्टर अधिगम के बारे में बताएंगे। यदि बाल विकास सब्जेक्ट की बात की जाए तो यदि हम टीचर बनना चाहते हैं या हम कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं तो बाल विकास उसमें पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अर्थात सभी टीचिंग एग्जाम में बाल विकास सब्जेक्ट आता है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बाल विकास सब्जेक्ट के यूनिट 2 के पहले चैप्टर अधिगम के बारे में बताएंगे। यदि बाल विकास सब्जेक्ट की बात की जाए तो बाल विकास सब्जेक्ट सभी टीचिंग एग्जामों में आने वाला एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यदि हम टीचर बनना चाहते हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं तो उनमें बाल विकास सब्जेक्ट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अर्थात उसमें बाल विकास सब्जेक्ट आता ही है। इसके 30 या 50 क्वेश्चन टीचर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाल विकास सब्जेक्ट के यूनिट 2 के पहले चैप्टर हम अधिगम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पूरे बाल विकास सब्जेक्ट में 5 यूनिट हैं तथा प्रत्येक यूनिट में 2, 3 या 1 चैप्टर है। तथा यदि आप लोगों को बाल विकास सब्जेक्ट का पूरा मेन या मुख्य सिलेबस नहीं पता तो हम एक वीडियो उस पर बना देंगे जिसमें हम पूरा बाल विकास सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को यूनिट बाय यूनिट और अध्याय बाय अध्याय करके बता देंगे। क्योंकि हम चाहे कोई भी टीचर एग्जाम दे, चाहे वो एमपीटीईटी हो, यूपीटीईटी हो, सीटीईटी हो, रीड का एग्जाम हो या किसी भी राज्य का टीटी एग्जाम दें, उनमें बाल विकास सब्जेक्ट का जो मुख्य या मेन सिलेबस होता है वो एक ही होता है। अलग अलग एग्जामों के हिसाब से या उसके लेवल के हिसाब से अलग अलग राज्यों के टीटी एग्जाम में बाल विकास सब्जेक्ट के अलग अलग अध्याय या अलग अलग टॉपिक से भिन्न भिन्न क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। अर्थात इससे अच्छा है कि यदि हम एक बार अपना पूरा बाल विकास सब्जेक्ट क्लियर कर लें, उसमें कौन कौन यूनिट हैं, कौन कौन अध्याय, कौन कौन टॉपिक हैं, उसे अच्छे से पढ़ लें तो हमें हर बार अलग अलग टीटी एग्जामों के आधार पर इसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे सबसे पहले जरूरी है कि हमें पूरे बाल विकास का सिलेबस पता होना चाहिए कि बाल विकास सब्जेक्ट में हमें कौन कौन यूनिट और कौन कौन अध्याय पढ़ने होते हैं। तो हम एक वीडियो में आप लोगों को बाल विकास सब्जेक्ट का पूरा व्यवस्थित सिलेबस बता देंगे तथा आज की वीडियो में हम आप लोगों को अधिगम के बारे में बताएंगे कि अधिगम क्या होता है, इसके कौन कौन सिद्धांत हैं तथा ये सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो अपना आज का टॉपिक है अधिगम तथा अधिगम को बताने से पहले हम अपने आज के टॉपिक अधिगम को एक्सप्लेन करेंगे कि ये अधिगम क्या होता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यदि उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया जाए तो हम उसके बारे में बहुत सी जानकारी आसानी से समझ सकते हैं और वो टॉपिक हमसे बनने लगता है। नहीं तो यदि हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर हमें उसे रखना पड़ता है। यदि अधिगम की बात की जाए तो अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो कहते हैं अधिगम हो रहा है, यानी अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और सीखना, यदि हम जब किसी चीज को सीखते हैं तो दो कंडीशन हो सकती हैं। नंबर 1, हम उस चीज को सीख जाएं और इस स्थिति में कहा जाता है कि अधिगम सफल हो गया। तथा नंबर दूसरी कंडीशन होती है कि हम जब किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो हम उसे ना सीख पाए और इस स्थिति में कहा जाता है कि अधिगम असफल हो गया। यदि सीखना या अधिगम की प्रकारों की बात की जाए तो हम 2 प्रकार से सीख सकते हैं। नंबर 1, शारीरिक रूप से, जिसे कहते हैं शारीरिक अधिगम, और नंबर दूसरा मानसिक रूप से, और इसे कहते हैं मानसिक अधिगम। तो अधिगम के प्रकार या फिर अधिगम 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 शारीरिक अधिगम और नंबर दूसरा मानसिक अधिगम। यदि थोड़ा इन्हें एक्सप्लेन करें कि ये क्या होते हैं तो शारीरिक अधिगम की बात की जाए तो इस अधिगम को
गत्यात्मक अधिगम या पेशीय अधिगम या कर्मेंद्रीय अधिगम या यांत्रिक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम गामक अधिगम व मूर्त अधिगम कहते हैं। तो पहला है शारीरिक अधिगम। तो शारीरिक अधिगम को एक नाम है गत्यात्मक, क्योंकि जब शारीरिक अधिगम मतलब हम किसी चीज को शारीरिक रूप से सीखते हैं तो उसमें गति होती है, क्रिया होती है, इसीलिए इसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। पेशीय, क्योंकि हमारा शरीर मांसपेशियां या पेशियों से बनकर मिलकर बना होता है, तो जब शरीर में गति होती है तो पेशियों का भी संचालन होता है, इसीलिए इसे पेशीय अधिगम की कहते हैं। इसे कर्मेंद्रीय अधिगम, अर्थात जब शरीर रूप से हम हाथ पैरों का उपयोग करते हैं, हाथ और पैरों को कर्मेंद्रीय कहा जाता है, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, इसीलिए इस अधिगम को कर्मेंद्रीय अधिगम भी कहा जाता है। यांत्रिक अधिगम, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक क्रिया की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे यांत्रिक अधिगम भी कहते हैं। क्रियात्मक अधिगम तो पहले बता दिया, क्योंकि शारीरिक अधिगम में क्रिया होती है, इसीलिए इसे क्रियात्मक अधिगम भी कहते हैं। गामक अधिगम, गामक मतलब भी क्रियाशीलता से है, क्योंकि इस अधिगम में अधिगम करने वाला या सिखाने वाला शारीरिक रूप से गतिशील होता है, इसीलिए इसे गामक अधिगम भी कहते हैं। मूर्त अधिगम, ये अधिगम प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो या जो चीज दिखाई दे उसे मूर्त बोलते हैं, जो दिखाई ना दे, जो अप्रत्यक्ष हो या जो अदृश्य हो उसे अमूर्त बोलते हैं। जब हम शारीरिक रूप से किसी चीज को सीखते या करते हैं तो इसे मूर्त अधिगम कहते हैं। दूसरा होता है अधिगम का प्रकार मानसिक अधिगम। हम मानसिक रूप से भी बहुत कार्यों को करते हैं और सीखते हैं। तथा शारीरिक अधिगम में एक पॉइंट और मोस्ट जो आप लोगों से पता होना चाहिए कि शारीरिक अधिगम की क्रिया शरीर से मस्तिष्क की तरफ चलती है, अर्थात ये शरीर से प्रारंभ होती है जो मस्तिष्क की ओर जाती है या फिर गति करती है। नंबर दूसरा मानसिक अधिगम, तो इस अधिगम को ज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, आदि नामों से जाना जाता है, या फिर इसे इन नाम या इसके ये नाम भी होते हैं। तथा इसकी क्रिया की बात की जाए तो मानसिक अधिगम की क्रिया मस्तिष्क से शरीर की ओर चलती है। शारीरिक अधिगम शरीर से मस्तिष्क की ओर होता है और मानसिक अधिगम मस्तिष्क से शरीर की ओर होता है। क्योंकि जब हम मानसिक रूप से किसी चीज को सीखते हैं तो उसका ज्ञान होना या उसका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा आवश्यक होता है। जब तक हम किसी चीज को सीखते या करते हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान ना होगा या हम उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त ना कर पाएंगे, तब तक हम उस चीज को सीख ना पाएंगे और हमारा अधिगम सफल नहीं होगा। संज्ञात्मक अधिगम, तो संज्ञान से मतलब भी होता है किसी संज्ञान का तात्पर्य होता है किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर उसको जानना। संज्ञान मतलब अर्थात संज्ञान में हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते उससे संबंधित अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं या उसे प्रत्यक्ष रूप से जानने का प्रयास करते हैं।
तीसरा ज्ञानेंद्रिय अधिगम, क्योंकि मानसिक क्रिया ज्ञान पर आधारित होती है और इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, इसलिए इस अधिगम को बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय अधिगम। समस्या समाधान अधिगम, मानसिक अधिगम में कोई समस्या होती है, उस समस्या का हम समाधान करते या ढूंढते हैं, और ये अधिगम समस्या पर आधारित होता है या समस्या के समाधान पर आधारित होता है, इसलिए इस अधिगम को समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। और इसकी क्रिया कहाँ चलती है? मस्तिष्क से अधिक और इसकी क्रिया मस्तिष्क से शरीर की ओर चलती है। तो अधिगम हम जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, अधिगम दो प्रकार से हो सकता है। शारीरिक अधिगम, अगर हम किसी चीज को शारीरिक रूप से करते या सीखना चाहते हैं। दूसरा मानसिक अधिगम, जहाँ हम कोई क्रिया को मानसिक रूप से करते हैं या किसी क्रिया को या कार्य को मानसिक रूप से सीखा जाता है। तो अधिगम के दो मुख्य प्रकार हुए, शारीरिक और मानसिक। अधिगम के सिद्धांतों की बात किया तो बहुत से वैज्ञानिकों ने पशुओं तथा मनुष्यों पर अधिगम से संबंधित अनेक प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त किए, उन निष्कर्षों को इस सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। अब यदि अधिगम के सिद्धांतों की बात की जाए कि अधिगम के कौन कौन सिद्धांत हैं और ये सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिए हैं, तो चूंकि ये पेपर में अधिगम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अधिगम की परिभाषा, उसके प्रकार या शारीरिक अधिगम को इनमें से और कौन सा अधिगम कहते हैं या इस अधिगम को क्या कहते हैं, इसी प्रकार मानसिक अधिगम को और क्या कहते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या अधिगम के सिद्धांतों संबंधित क्वेश्चन आता है। अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ सिद्धांत बहुत मोस्ट हैं और ये पूछ लिया जाता कि अधिगम का ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। यदि अधिगम के सिद्धांतों की बात की जाए कि अधिगम की थ्योरी या सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो यदि हम अधिगम की थ्योरी या सिद्धांत की बात करें तो बहुत से वैज्ञानिकों ने मनुष्यों और पशुओं पर अधिगम से संबंधित अनेक शारीरिक और मानसिक प्रयोग किए तथा इन प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले, उन्हें सिद्धांतों या थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। तथा जिन वैज्ञानिकों ने अधिगम के शारीरिक अधिगम से संबंधित प्रयोग किए, उन्हें अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि व्यवहार का संबंध शारीरिक क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों से होता है। हम कोई व्यक्ति या पशु जैसी शारीरिक क्रियाएं गतिविधियां करता है, उन क्रियाओं को उसका व्यवहार कह देते हैं कि ये ऐसा व्यवहार करता है। तो जब वैज्ञानिकों ने शारीरिक अधिगम से संबंधित प्रयोग किए, तो उन सारे सिद्धांतों को अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। पेपर में इनसे संबंधित बहुत से सिद्धांत और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तथा जिन वैज्ञानिकों ने मानसिक अधिगम से संबंधित प्रयोग किए, तो उन सिद्धांतों या प्रयोगों को अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि मानसिक क्रियाओं का संबंध ज्ञान से होता है, क्योंकि मानसिक क्रियाओं का संबंध ज्ञान से होता है, और जब अधिगम होता है तो अधिगम में हम किसी क्रिया से संबंधित ज्ञान प्राप्त करके उससे संबंधित अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे संज्ञान बोलता है। संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करके अब उससे संबंधित अपनी धारणा बनाना या अपनी धारणा प्रस्तुत करना। तो अधिगम के इन सिद्धांतों को जो मानसिक अधिगम पर आधारित थे, उन्हें संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत कहते हैं। तो अधिगम के प्रकारों के आधार पर अधिगम के सिद्धांतों को भी दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत और नंबर 2 अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत। इन्हीं वर्गों में बहुत सारे सिद्धांत रखे गए हैं, जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात यदि हम अधिगम से प्रारंभ करके इन दोनों प्रकार के सभी सिद्धांतों को पढ़ लें, तो हमारा एक टॉपिक अधिगम या कहा जाए एक चैप्टर अधिगम हमारा क्लियर हो जाता है। तो पहले नंबर 1 देखते हैं। तो पहले अधिगम का पहला प्रकार देखते हैं, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। या इन्हें इस प्रकार एक साथ दोनों देख लेते हैं। नंबर 1 अधिगम के
व्यवहारवादी सिद्धांत। और नंबर दूसरा, अधिगम के ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक सिद्धांत। तो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत वो सिद्धांत थे जो अधिगम के शारीरिक अधिगम से संबंधित थे तथा जिनमें हम व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो अधिगम के सिद्धांतों में पहला है अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पहले हम आप लोगों को अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत बताएंगे। आज हम आप लोगों को अधिगम के कुछ मुख्य व्यवहारवादी सिद्धांत बताएंगे कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन है तथा ये सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिए हैं। इन वैज्ञानिकों के पूरे नाम बताएंगे, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये सिद्धांत इन्होंने किस सन में दिए हैं और इन सिद्धांतों के कुछ मोस्ट बिंदु भी आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद आज हम आप लोगों को अधिगम के कुछ मुख्य 10 से 15 सिद्धांत बताएंगे और वो भी कवर करेंगे। यदि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में सबसे पहले सिद्धांत की बात करें तो पहला है अधिगम का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। हमने ये सिद्धांत सन वाइज आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले किस सन में सबसे पहले कौन सा सिद्धांत दिया गया था, उस सन के अनुसार हम आप लोगों को ये सिद्धांत बताने वाले हैं। तो अधिगम का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत वैज्ञानिक इवान पी पावलोव ने सन 1904 में दिया था। तो अधिगम का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत वैज्ञानिक इवान पी पावलोव ने सन 1904 में दिया था। सन तो हमें इसकी पता होनी चाहिए कि 1904 में दिया था तथा हमें वैज्ञानिक पावलोव का पूरा नाम भी पता होना चाहिए कि इनका पूरा नाम इवान पी पावलोव था। क्यों कई बार पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार बना दिया जाता है, वैज्ञानिक का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं या यदि पूछा जाता है कि तथा जब क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तब कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के दो ऑप्शन बना लिए जाते हैं। एक ऑप्शन में लिख दिया जाएगा वैज्ञानिक का नाम इवान पी पावलोव और दूसरे में कुछ और लिख देंगे जैसे इवान सी पावलोव, तब हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये पता होता है कि अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत वैज्ञानिक पावलोव ने दिया था, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, इवान पी पावलोव या इवान सी पावलोव। और वो क्वेश्चन जो हमें पहले से पता होता है क्योंकि हमने कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं कि बहुत मोस्ट है, पेपर में क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आने पर भी हमारा गलत हो जाता है क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसा ऑप्शन रख देता जो हमने सोचा नहीं था। और तब हमें इस स्थिति में पहले से उनके पूरे नाम हमें याद रखना है कि इनका पूरा नाम इवान पी पावलोव है। तथा इसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए पावलोव रूस के रहने वाले थे, अर्थात ये रूसियन वैज्ञानिक थे। पेपर में ये भी कई बार पूछा गया है। तो पावलोव के लिए नहीं तो दूसरे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में बहुत बार पूछा गया ये वैज्ञानिक किस देश के हैं, हम बता देंगे इनमें से कोई एक वैज्ञानिक है। तो पावलोव कहाँ के थे, रूस से थे। इसके अलावा हमें क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम पता होना चाहिए कि पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या केवल अनुबंधन का सिद्धांत या परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और नाम है लेकिन हमें कुछ मुख्य नाम तो पता होने चाहिए। तथा यदि आप लोग चाहें तो इस टॉपिक को साथ में नोट भी कर सकते हैं। हम आप लोगों को इससे संबंधित कुछ अच्छी जानकारी बताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसके अन्य नाम पता होने चाहिए। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को और क्या कहते हैं? ये परंपरा अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, केवल अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत। एक चीज और याद रखना है, अनुबंधन, जो अनुबंधन है इस शब्द के जनक भी वैज्ञानिक पावलोव हैं। अनुबंधन की जनक कौन है? वैज्ञानिक पावलोव। ये पेपर में भी पूछा गया है। अनुबंधन की बात करें तो अनुबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन बंधन। अनु का मतलब है अनुसार या फिर किसी के अनुसार, बंधन मतलब है कोई बंधन या कोई शर्त या कोई स्थिति, है ना। कोई बंधन में क्या, किसी को किसी शर्त या स्थिति में बांध देना, है ना। और अनुसार मतलब वो है इस शर्त या स्थिति के अनुसार उससे कुछ कार्य करवाना। तो इस प्रकार इनके सेंस को मिलाकर एक शब्द बना निकाला गया जिसे बोलते हैं अनुबंधन। और अनुबंधन की जनक है वैज्ञानिक पावलोव। वैज्ञानिक पावलोव ने सबसे पहले अनुबंधन शब्द का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते में किया था। इन्होंने अपने प्रयोग में एक कुत्ते को दिन में केवल एक निश्चित अपने प्रयोग में एक कुत्ते को एक दिन में केवल एक बार खाना देते थे, वो भी एक निश्चित टाइम पर। जब उसे एक बार खाना देते थे तो जब कुत्ते के खाने का समय होता था तो कुत्ते को तेजी से भूख लगाती थी, तथा इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कुत्ते को खाना देने से पहले एक घंटी बजाते थे तथा घंटी के बजने के बाद कुत्ते को खाना दिया जाता था। जब कुछ समय तक या बहुत समय तक उन्होंने ये कार्य किया तो कुछ समय पश्चात ऐसी आदत, कुत्ते की आदत बन गई कि जैसी घंटी बजती थी वो खाने के लिए तैयार हो जाता था कि अब उसे खाना मिलने वाला है। और एक दिन इन्होंने केवल घंटी बजाई तथा कुत्ते को खाना नहीं दिया। तब इन्हें देखा कि कुत्ते ने कैसी प्रतिक्रिया की, तो घंटी की आवाज बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अर्थात कुत्ते को ये 100% क्लियर था कि अब उसे खाना मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात कुत्ता घंटी की आवाज में इस प्रकार बंध गया था कि घंटी बजना मतलब उसे खाना मिलना, और इस क्रिया को उन्होंने अनुबंधन नाम दिया। अर्थात कुत्ते का खाना मिलना, अर्थात कुत्ते को खाना देना एक घंटी के साथ उन्होंने बांध दिया था। और तब ये देखा कि कुत्ते में एक प्रकार से अनुकूलन उत्पन्न हो गया था कि कुत्ता इस प्रकार अनुकूलित हो गया था कि जब घंटी बजेगी तो उसे खाना मिलेगा। तथा इस अधिगम के इस सिद्धांत के लिए वैज्ञानिक पावलोव को सन 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये था पहला क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा देखें अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत। तो अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने सन 1913 में दिया था। पेपर में इसी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया। तब ऑप्शन में दो कोई अन्य वैज्ञानिकों के नाम दिए गए थे। दो ऑप्शन में से एक में दिया था वैज्ञानिक E.S. थॉर्नडाइक और एक में E.L. थॉर्नडाइक। तब हमें पहले था कि हमें अच्छे से ही पता है संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। तब वहां पे यदि पूरा नाम नहीं पता तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि थॉर्नडाइक जो इनका पूरा नाम है क्या है, E.L. थॉर्नडाइक कि E.S. थॉर्नडाइक। तब याद रखना इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इन सिद्धांतों पेपर में जो व्यवहारवादी सिद्धांत मुख्य यही है। व्यवहारवाद से क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है कि ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है। तब उसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उस प्रकार ऐसा घुमा दिया जाता है कि स्टूडेंट उसका समझ ना पाए, या फिर ऑप्शन को इस प्रकार घुमा दिया जाता है कि दो ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तब हमें कुछ इसके मोस्ट पॉइंट भी पता होने चाहिए जो पेपर में कुछ इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। इसकी सन 1913 में वैज्ञानिक थॉर्नडाइक कहाँ के थे? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि वैज्ञानिक थॉर्नडाइक कहाँ के, किस देश के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। थॉर्नडाइक का ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, आप लोग याद रखना। इसके बाद देखें अगला कि इन्होंने अपना प्रयोग किसमें किया था। तो इन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली में किया था। इसके अलावा इन्होंने चूहों में,
मुर्गियों में आदि पर ही प्रयोग किए हैं, लेकिन इन्होंने जो अपना मुख्य प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली में किया था। इन्होंने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया था और लोहे के पिंजरे के बाहर खाना रख दिया था और देखा था कि बिल्ली उस पिंजरे से निकालने के लिए क्या क्या और किस प्रकार की क्रियाएं करती हैं, और इस क्रियाओं को उन्होंने नोट करते गए थे और इसके निष्कर्ष निकाले थे तथा इनका जो सिद्धांत पूरा डिटेल रूप में कैसा क्या है तो अब यहाँ आप लोगों को केवल शॉर्ट रूप में बता रहे हैं, ताकि आज हम इस वीडियो में जो 10 से 15 है तो ऐसा कर लेंगे। आज की वीडियो में हम पूरे व्यवहारवादी सिद्धांत कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार संज्ञानात्मकवादी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार अधिगम के संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। वो 8-10 सिद्धांत वो हैं, उन्हें भी हम मुख्य सिद्धांत, वैज्ञानिक, वो कहाँ के थे, किस सन में थे, उनके कुछ मोस्ट बिंदु और थोड़ा थोड़ा आप उनको जानकारी देंगे तथा इसके बाद हम 2 सिद्धांत पेपर बहुत पूछे जाते हैं और एक एक करके अलग अलग वीडियो में डिफाइन करेंगे। यदि इनके नाम की बात करें कि संबंध वाक्य सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है, तो संबंध वाक्य सिद्धांत को अव्यक्ति का सिद्धांत यानी फ्रीक्वेंसी का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। एक बार रिवाइज करें तो हमने कहा था आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक E.L. थायरनडाइक के संबंध वाक्य सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, अव्यक्ति यानी फ्रीक्वेंसी का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और ठोस अधिगम का सिद्धांत इन नामों से भी जाना जाता है। ये इनके मुख्य नाम है। इसके अलावा कुछ 1-2 नाम और हैं, लेकिन मुख्य नाम जो पेपर में पूछे जाते हैं वो हमने आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा इन सभी सिद्धांतों कुछ उपयोग भी हैं, अर्थात इनका विद्यार्थियों जीवन में क्या उपयोग है, विद्यार्थियों के इस सिद्धांतों से क्या फायदा मिलता है, क्योंकि ये बाल विकास के सिद्धांत हैं। बाल विकास मतलब बच्चों के विकास में जो सहायक हो, उनकी पढ़ाई से लेकर विकास में, तो इनका शैक्षिक उपयोग क्या है ये पूछा जाता है। हम ये आप लोगों को अलग अलग जो वीडियो डिफाइन करें वहां बताएंगे, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक थायरनडाइक का संबंध वाक्य का सिद्धांत है, इसका जो शैक्षिक उपयोग बहुत मोस्ट है कि ये सिद्धांत छोटे और मध्य बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। ये पेपर पूछा जाता है कि छोटे व मध्य बुद्धि बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत का उपयोग ज्यादा है, तो थायरनडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का ज्यादा उपयोग है। तथा वैज्ञानिक थायरनडाइक पहले अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर अपने प्रयोग किए थे, अर्थात अधिगम से संबंधित पशुओं पर प्रयोग करने वाले ये पहले अमेरिकी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थायरनडाइक। तथा सबसे पहले अधिगम के सिद्धांत भी अर्थात पशुओं पर अधिगम से संबंधित प्रयोग करने वाले सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक थायरनडाइक हैं। ये पेपर में पूछा जाता है। वैज्ञानिक थायरनडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांट रखा है, अधिगम के मुख्य सिद्धांत और अधिगम के गौण या व्युत्पन्न सिद्धांत। तो पहले है अधिगम के मुख्य सिद्धांत। अधिगम के मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो अधिगम के मुख्य सिद्धांत 3 दिए हैं इन्होंने, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन? पहला है तत्परता का सिद्धांत। इन्होंने अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में डिफाइन किया। अब पहला अधिगम के मुख्य सिद्धांत, तो इसमें भी 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला तत्परता का सिद्धांत, दूसरा अभ्यास का सिद्धांत, तीसरा प्रभाव व परिणाम का सिद्धांत। तथा दूसरे जो टाइप है, इन्होंने जो दूसरा टाइप है वो है इनका गौण सिद्धांत। अधिगम के गौण अर्थात जो कम मुख्य है ना, कम उपयोगी है, ये 5 दिए इन्होंने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये 5 कौन कौन है? तो पहला बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दूसरा आत्मीकरण का सिद्धांत, तीसरा मनोव्यक्ति का सिद्धांत, चौथा आंशिक क्रिया का सिद्धांत, 5वां सहचर परिवर्तन का सिद्धांत। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक थायरनडाइक ने अधिगम के जो गौण सिद्धांत दिए हैं कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। कौन कौन पूछ लेगा इनमें से कौन सा वैज्ञानिक थायरनडाइक का अधिगम का गौण सिद्धांत है, या इनमें से कौन नहीं है, और किसी प्रकार पूछा जा सकता है, तो हमें नाम याद होने चाहिए। एक बार फिर रिवाइज करें, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दूसरा आत्मीकरण का सिद्धांत, मनोवृत्ति का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, सहचर परिवर्तन का सिद्धांत।
मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव व परिणाम का सिद्धांत, तथा एक लास्ट चीज और है जो वैज्ञानिक थायरॉयड का दूसरा मुख्य सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत। उसे उपयोगी और अनुप्रयोगी सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात उन्हें वैज्ञानिक थायरॉयड ने कहा जो चीज हमारे लिए उपयोगी है हम उसका अभ्यास करते हैं, तथा जो चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं अनुपयोगी होती है हम उसे छोड़ देते, उसका अभ्यास नहीं करते हैं। तो इसे उपयोगी और अनुप्रयोगी सिद्धांत भी कहा गया है। उपयोगी और अनुप्रयोगी सिद्धांत किसे कहते हैं? वैज्ञानिक थायरॉयड के अभ्यास के सिद्धांत को। और तीसरा प्रभाव व परिणाम के सिद्धांत को संतोष व असंतोष का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात जब कोई कार्य करते हैं और यदि हम उससे संतोष प्राप्त होता है और या फिर तो हम उस चीज से प्रभावित हो जाते हैं और उसे बार बार करते हैं। अर्थात जब कोई कार्य करते हैं या कोई कुछ भी करते हैं, हमें क्या होता है उसका जो परिणाम है संतोषजनक प्राप्त होता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसे सीखना चाहते हैं। तथा जब हम किसी काम में हमें असंतोष प्राप्त होता है, अर्थात जो परिणाम प्राप्त होता है हम उससे असंतोष होते हैं, तो हम उससे कैसे प्रभावित हो जाते हैं? हम उससे इस प्रकार प्रभावित होते हैं कि हम उसे दोबारा नहीं करते हैं। तो प्रभाव और परिणाम के सिद्धांत को संतोष व असंतोष का सिद्धांत भी कहते हैं। ये कुछ मोस्ट पॉइंट हैं वैज्ञानिक थायरॉयड के संबंधवाद के सिद्धांत की। तीसरा है पेवलन का सिद्धांत। पेवलन का सिद्धांत किसने दिया? तो पेवलन का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक क्लार्क एल हल ने। किस सन में दिया? 1915 में दिया। तथा एक चीज थायरॉयड में और ध्यान देना आप लोग, इसमें एक चीज हम आपको बताना ये भूल गए हैं कि इसके सिद्धांत का एक मुख्य नाम और है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। S मतलब स्टिमुलेटेड मतलब उद्दीपक और S मतलब रिस्पॉन्स अनुक्रिया, है ना। यानी इनके सिद्धांत के नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। पेपर में बहुत ही नाम पूछा जाता है जो हमें बताने ध्यान नहीं रही। इसे SR थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स सिद्धांत। इन्होंने जो बिल्ली थी तो बिल्ली सामने जो भोजन रखा वो उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा था और उस भोजन को प्राप्त करने के लिए बिल्ली जो क्रियाएं कर रही थी उन्हें अनुक्रिया कहा गया। उद्दीपक का मतलब है कोई भी वस्तु जो किसी को कोई कार्य करने के लिए उत्तेजित या प्रेरित करती है उसे बोलते हैं उद्दीपक। उद्दीपक मतलब किसी कार्य करने के लिए प्रेरणा देना। या उद्दीपक को इस प्रकार समझ लें, कोई व्यक्ति किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए या कोई व्यक्ति जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है उसे बोलते हैं उद्दीपक। अर्थात वो जिसे प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है तथा उसे प्राप्त करने की वो जो कार्य क्रियाएं करता है उन्हें बोलते हैं अनुक्रिया। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए उद्दीपक, भोजन प्राप्त करना चाहता है तो भोजन हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य टारगेट है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई जॉब, हमारी उद्दीपक वो लक्ष्य जॉब हो जाएगी। अनुक्रिया, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हमारी अनुक्रिया क्रिया हो जाएगी। हम किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए आदमी मेहनत करता, काम करता तो वो वहां उसकी काम करना, मेहनत करना अनुक्रिया हो जाएगी ना। तो बिल्ली ने जो क्रिया की थी उन्हें अनुक्रिया कहते हैं और जो भोजन था वो उद्दीपक था, उसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी भी कहते हैं। तो अगला सिद्धांत कौन था? प्रबलन का सिद्धांत। किसने दिया था? बता चुके हैं आपको, क्लार्क एल हल 1915 में। वैज्ञानिक क्लार्क एल हल की एक बहुत मोस्ट बात है जो आप लोग याद रखना इनके बारे में कि क्या है। तो वैज्ञानिक क्लार्क एल हल ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है व्यवहार का सिद्धांत, है ना, व्यवहार का सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवहार का सिद्धांत नामक पुस्तक किसकी है? क्लार्क एल हल ने हल की है। तब इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि अधिगम सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो जो कार्य करता है उससे वो नई चीज सीख जाता है। या कहा जाए कि जब कोई व्यक्ति किसी आवश्यकता अपनी पूर्ति करता है
या कहा जाए जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है तब वो किसी चीज को सीखता है। यदि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाए या फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता ना हो तो वो नई चीज सीखेगा नहीं या फिर नई चीज सीखना उसकी बंद हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम कार्य करेंगे और उस कार्य को यदि एक बार असफल हो जाएंगे तो नए प्रकार से नए नए कार्य करेंगे और जब नई नई चीजें करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जिसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होगी वो कुछ करेगा ही नहीं तो कुछ सीखेगा ही नहीं, है ना। तो मैंने क्या कहा, सीखना या अधिगम आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। तो ये दो चीज बनी कि किसने कहा है, वैज्ञानिक क्लार्क हल ने कहा है और व्यवहार का सिद्धांत उसका किसकी है, क्लार्क हल की है। वैज्ञानिक क्लार्क एल हल के प्रबलन के सिद्धांतों सबलीकरण का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, परिष्कृत का सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, आवश्यक अनुकलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इनके कौन कौन नाम थे, ये लेना अपन, गणितीय सिद्धांत पेपर पूछा जाता है, आवश्यक अवकलन का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत बहुत मोस्ट है, याद रखना। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, क्लार्क हल का, है ना। और क्या बताया था मतलब आप लोगों को परिष्कृत का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसके हैं, क्लार्क एल हल के हैं। तथा वैज्ञानिक क्लार्क एल हल ये कहां के थे, ये भी अमेरिका के ही वैज्ञानिक हैं। हल कहां के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक है ना। अगला चौथा है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया था, वैज्ञानिक B.F. स्किनर ने। कौन सन में, 1938 में दिया था। तथा इनका पूरा नाम देखें, लिखा है B.F. स्किनर। इनका पूरा नाम था ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, है ना। तो B.F. स्किनर का पूरा नाम है ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। 1938 में इन्होंने अपना क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ये भी अमेरिका के ही वैज्ञानिक थे, है ना। यानी अमेरिका की जो ये वैज्ञानिक थे, अधिकांश कहां से, किस देश से थे, अमेरिका के। केवल पावलोव ही रूस के हैं, नहीं तो पहले पावलोव रूस के हैं, दूसरे थॉर्नडाइक अमेरिका के, हल अमेरिका के थे और ये स्किनर भी ये कहां के थे, ये भी अमेरिका के थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें मेन चीज क्या है, इनके सिद्धांत में अनुबंधन शब्द आ रहा है। पावलोव में भी अनुबंधन का शब्द आया था। अनुबंधन के जनक कौन थे, पावलोव हैं। अनुबंधन का सबसे पहले प्रयोग भी पावलोव ने किया था। तथा इनकी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और ये था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। तथा इनका और नाम इनके हैं, जैसे इनमें एक मोस्ट चीज है कि इनके सिद्धांत को, तथा इनके सिद्धांत की मोस्ट चीज है कि इनके सिद्धांत को RS थ्योरी भी कहते हैं, यानी अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत बहुत कंफ्यूजन होती है। कौन सा, स्किनर का RS, थॉर्नडाइक का SR। थॉर्नडाइक ने दिया SR, ही बता दिया आप लोगों को, यानी उद्दीपक अनुक्रिया। उन्होंने पहले था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इन्होंने उसे अधिगम के सिद्धांत को, यानी अपने सिद्धांत को SR नहीं RS सिद्धांत बोला है, यानी अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, SR दिया है थॉर्नडाइक ने, RS दिया है स्किनर ने। और पावलोव का बताना भूल गए, इन्होंने इस प्रकार के सिद्धांत को बोलते हैं CR। हमने वहां बोला था कौन सा, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, है ना, या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव का उसे बोलते हैं CR, है ना। ये छोटे छोटे कोड वर्ड बोल दो या संक्षिप्त में CR पावलोव का, RS थ्योरी थॉर्नडाइक की, नहीं RS स्किनर की और SR थॉर्नडाइक की, है ना। ये इस प्रकार पूछे लिए जाते हैं कि इसके क्या है, तो हमें ये रूप भी पता होने चाहिए। तथा इनके पूरे नाम कौन कौन बताया हमने अपन को, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। इनमें अनुबंधन आ रहा था, आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वहां भी आ रहे हैं ना।
तो इनके रूप में अनुबंधन है, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा कि सक्रिय अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किसके हैं? बीएफ स्किनर के हैं। इनमें हमने आप लोगों को बताया था अनुकूलित अनुबंधन के सिद्धांत, केवल अनुबंधन सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन के सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन के सिद्धांत, वो किसके थे? पावलोव के थे ना। तो ये जो चीज दोनों में सेम है या मैच हो रही, तो हमें उसे एक एक क्लियर करके रखना पड़ेगा, तो हम पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे और हमने जितना पढ़ा है वहां सही ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे ना। तो हमने जो पढ़ा उसे क्लियर होना भी जरूरी है। इनकी बात करें, किसकी? स्किनर साहब की। जो स्किनर थे ये पुनर्वलन है ना, पुनर्वलन शब्द या पुनर्वलन का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे। कौन से? स्किनर। और पुनर्वलन का शब्द का यूज भी स्किनर ने किया था, पुनर्वलन शब्द दिया भी स्किनर ने था। जबकि पुनर्वलन या प्रबलन है ना, प्रबलन और पुनर्वलन एक ही है। प्रबलन मतलब एक प्रकार से दोबारा बल या दोबारा कार्य करने के लिए प्रेरित करना, पुनर्वलन मतलब दोबारा कार्य करने के लिए प्रेरित करना, दोबारा कार्य करने के लिए बल प्राप्त होना, एक ही चीज आता है। तो प्रबलन या पुनर्वलन है ना, ये सिद्धांत दिया था हल ने। जबकि इस शब्द को सबसे पहले दिया था स्किनर ने, इस शब्द का सबसे पहले यूज किया था स्किनर ने, जबकि इसका सिद्धांत दिया है हल ने, है ना। तो पुनर्वलन की बात किसने दिया है? पुनर्वलन दिया स्किनर ने। इन्होंने अपने प्रयोग कबूतरों में, सफेद चूहों में किया था। और पुनर्वलन शब्द का मतलब क्या था? इन्होंने जब अपना प्रयोग एक चूहे में किया है, कबूतर में किया, तो एक पिंजरा था, वहां चूहा था और वहां पे कैसी थी? बटन थी, या फिर बटन के अलावा, हाँ एक बटन बोल दो, जैसे वो बटन हर बार चूहा दबाता था उसे क्या कुछ खाना, भोजन प्राप्त हो जाता था। एक बार दबाए उसे कुछ खाने को मिल जाए, दोबारा दबाए फिर खाने को मिल जाए। तो देखा एक बार दबाता तो खाना मिला। अब वो खाना जब उसने खाया तो उसे खाने से बल प्राप्त हुआ है ना। जब बल प्राप्त हुआ तो वो वह क्रिया करने के लिए दोबारा प्रेरित हो गया, उसे पुनर्वलन प्राप्त हो गया, वो दोबारा बटन दबाने के लिए, वैसी कार्य करने के लिए कि हमें दोबारा कुछ खाने को मिलेगा, दोबारा खाना मिलेगा। तो वो हर बार वो क्रिया दोहराता रहा। तो इसे उन्होंने इस चीज को क्या नाम दिया कि वो चूहा ऐसा बार बार क्यों कर रहा, क्योंकि उसे पुनर्वलन प्राप्त हो रहा। यदि एक बार दबाता उसे खाने को नहीं मिलता, वो दोबारा वो काम नहीं करता। क्योंकि उसे खाना तो मिला और जो उसे आवश्यकता थी वो मिल गई, तो उस खाने ने उसे बल दे दिया। जब बल ने उसे पुनर्वलन बल दे दिया और वो कार्य करने के लिए पुनर्वलन दोबारा प्रेरित हो गया और उसे दोबारा कार्य करना, वो खाना पाकर दोबारा कार्य करने को बोल दिया उन्होंने शब्द नाम दिया पुनर्वलन। अर्थात जो उसे परिणाम प्राप्त हुआ उससे प्रेरित हो गया, जो उन्होंने दोबारा काम किया चूहे ने पुनर्वलन कहा उन्हें। इसी प्रकार एक कबूतर था, कबूतर के लिए कैसी व्यवस्था की कि एक जगह थी जहां से कबूतर अपना चोंच मारता था, उसे दाना मिल जाता था। अर्थात बहुत सारे दाना भर दिए और व्यवस्था ऐसी कर दी कि कबूतर थोड़ी तेजी चोंच मारे उसे दाना मिल जाए। तो यहाँ एक बार चोंच मारा उसने दी, उसे दाना मिला खाने के लिए, उसे दोबारा किया, तिबारा किया। तो बार बार जब उन्हें ये देखा, निरीक्षण किया कि यदि उसे दाना नहीं मिलता तो वो बार बार वो कार्य नहीं करता, उसे नहीं दोहराता, उसे खाने के लिए कुछ मिलता तो बार बार करता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि खाना उसे बल प्राप्त कर रहा है, जिसे उन्होंने नाम दे दिया पुनर्वलन, है ना। तो पुनर्वलन क्या किसने दिया? स्किनर ने है। इन्होंने पुनर्वलन के प्रकार ही बताए हैं, 5 प्रकार के पुनर्वलन के प्रकार बताए हैं बीएफ स्किनर ने। 1 2 3 4 5 कौन कौन बताए इन्होंने? पहला सतत पुनर्वलन, जब सतत मतलब लगातार पुनर्वलन प्राप्त हो, लगातार खाना मिले। आंशिक पुनर्वलन, कभी प्राप्त हो जाए कभी ना प्राप्त हो। मान लो चूहा कोई बटन दबाता है, एक बार मिल जाए, एक बार ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि 2 बार दबाने मिले, तो एक बार मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा मतलब आंशिक, कभी मिले कभी ना मिले। फिर तीसरा है अनुपात पुनर्वलन, मतलब कार्य के अनुपात में पुनर्वलन। वो जैसा कार्य करेगा उसे उतना, वो जितना कार्य करेगा उसे उतना पुनर्वलन दिया जाए। अर्थात ऐसी व्यवस्था कर दी जाए वो एक आराम धीरे से बटन दबाए उसे कम खाना मिले, तेजी से बटन दबाए बल के साथ ज्यादा खाना मिले। मतलब कार्य के अनुपात पर पुनर्वलन प्राप्त होने को अनुपात पुनर्वलन कहा गया। अगला चौथा है अंतराल पुनर्वलन। इसका मतलब है समय के अनुपात में पुनर्वलन, अर्थात समय के हिसाब से, समय को आधार मानकर जब पुनर्वलन दिया जाए उसे बोलते हैं अंतराल पुनर्वलन, है ना। सॉरी 4 ही प्रकार के, 5 नहीं, है ना। 4 में कौन सा? पहला था सतत पुनर्वलन, लगातार मिले। आंशिक पुनर्वलन, कभी मिले कभी ना मिले। अंतराल पुनर्वलन, कार्य के अनुपात में पुनर्वलन दिया जाए। और नहीं, अनुपात पुनर्वलन। चौथा है
अंतराल पुनर्बलन, कार्य के अनुपात में पुनर्बलन दिया जाए। तो ये कौन सा था अपना चौथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, हम 1938 में दिया था ना से। लास्ट हमारा समीपता या स्थानापन्नता का सिद्धांत, ये दिया वैज्ञानिक एडविन गुथरी ने, तथा ये कहाँ के थे, ये भी अमेरिका के ही एक वैज्ञानिक थे। तो चार हमने 5 मुख्य सिद्धांत बताया आज की वीडियो में, उनमें से 5 व्यवहारवादी सिद्धांत में पावलोव रूस के थे, इन्हें छोड़कर 4 थे वो हमारे अमेरिका के थे। तो इसका पेपर में बहुत इसका भी बहुत पूछा जाता है, समीपता या स्थानापन्नता का सिद्धांत किसने दिया है, एडविन गुथरी ने दिया है ना। एडविन गुथरी की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, जिसे थार्नडाइक ने पावलोव कुछ अलग ही था, घंटी बजाने में खाना दिया जाता था, कोई मतलब नहीं था, मतलब कुत्ते को कोई कार्य तो करना नहीं पड़ता था, उसे केवल एक था शर्त, घंटी बजे खाना मिलेगी। थार्नडाइक में बिल्ली जो थी पिंजरे में बंद, उसे कार्य करना पड़ता था कि खाना पिंजरे के बाहर था, जब वो पिंजरे से बाहर आएगी तो खाना मिलेगा और अपने आप निकलना, पिंजरा चारों ओर से बंद थे, बस कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, वो हम डिटेल में नहीं बता रहे आप लोगों को, डिटेल में तब बताएंगे, पूरा सिद्धांत बताएंगे, हमें शॉर्ट में सिद्धांत बताने हैं। तो मतलब बिल्ली को बाहर आने के लिए कार्य करना पड़ता था और आसानी से बिल्ली आ नहीं सकती थी ना, कुछ कार्य मतलब उसे करना पड़ता था। और फिर इसके अलावा उन्हें ये नोट करना था कि बिल्ली बाहर आने के लिए कैसे क्रिया करती है, कौन कौन क्रिया करती है। हल्का अलग ही है, इन्होंने किस प्रकार दिया था, केवल प्रबलन के बारे में बताया था कि आवश्यकता, जब व्यक्ति को आवश्यकता होती कभी वो कोई क्रिया करता है और सीखता है। स्किनर ने क्या बताया था कि चूहा और कबूतर उसमें भी कार्य करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने इस सिंपल रखा था कि वो कोई कार्य करता है उससे वो संतोष या पुनः कोई उसे वो चीज प्राप्त होती चाहिए तो वो उस क्रिया को बार बार दोहराता है। इन्होंने बताया, निष्कर्ष निकाला स्किनर के सिद्धांत का और थार्नडाइक के सिद्धांत का, और इन दोनों सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष क्या निकाला कि यदि उद्दीपक मतलब जिस चीज को प्राप्त करने के लिए क्रिया की जाए या कोई जिसे प्राप्त करना चाहता है और उसे प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करता अनुक्रिया, तो मतलब यदि जो व्यक्ति उद्दीपक को प्राप्त करना है कि उनके मध्य की दूरी एक लिमिट होनी चाहिए, यदि उनके मध्य समीपता होगी, एक निश्चित दूरी होगी, तो व्यक्ति उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्रिया करेगा और कुछ सीखेगा। यदि उनके मध्य दूरी बहुत ज्यादा होगी तो वो उसे ना तो प्राप्त करना चाहेगा, ना उसे प्राप्त करने के लिए क्रिया करेगा और ना यहाँ किसी प्रकार का अधिगम होगा। अर्थात इन्होंने बताया कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य दूरी का भी एक महत्व है, अर्थात दूरी का एक महत्व का बहुत ज्यादा महत्व है कि इनके मध्य समीपता होनी चाहिए। और तब उन्हें बोला समीपता या स्थानापन्नता का सिद्धांत दे दिया इस आधार पर, और इसकी किसने दिया था, एडविन गुथरी ने दिया था। नॉर्मल सी बात है, यदि खाना हो हम उसे, यदि हमें लगता है कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे समीप, तो हम उसे प्राप्त करना चाहेंगे। यदि बहुत दूर है और हमें अंदर से ही अगर ऐसा लगता है कि हमें ये पता चल गया कि हम उसे प्राप्त कर ही नहीं सकते, तो हम उसे प्राप्त करने की ना कोशिश करें क्योंकि बहुत दूर है, फिर ऐसी कंडीशन में उसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है ना। जैसे बिल्ली के बाहर, पिंजरे के बाहर खाना था उसने किया, यदि पिंजरे के बहुत दूर खाना रख दिया जाता है ना, जहां बिल्ली केवल खाने को देख बस पाती, तब उसे ये था कि खाना है तो बहुत दूर था, तो शायद पिंजरे से बाहर निकलना ही जाती, पिंजरे में बैठी थी, क्योंकि जस्ट पिंजरे के बाहर ही खाना था, उसकी सुगंध भी आ रही थी, देख भी रही थी हर चीज, तो उसने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। यदि दूरी बहुत ज्यादा होती तो पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करती और ना कुछ वो सीखती ना कोई क्रिया करती है ना। तो इनका निष्कर्ष किसने दिया था, एडविन गुथरी ने। इसे बोलते हैं समीपता या स्थानापन्नता का सिद्धांत, एडविन गुथरी ने दिया था। तो आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को व्यवहारवादी 5 मुख्य व्यवहारवादी सिद्धांत बताए। वो संज्ञानात्मकवादी मनोवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक जीन पियाजे। यदि इन सिद्धांतों का एक बार जल्दी से रिवीजन करें तो पहला है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, वैज्ञानिक इवान पी पावलोव ने सन 1904 में दिया। दूसरा संबंधवाद का सिद्धांत, वैज्ञानिक ई एल थार्नडाइक ने 1913 में दिया। तीसरा प्रबलन का सिद्धांत, वैज्ञानिक क्लार्क एल हल ने 1915 में दिया। चौथा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, वैज्ञानिक बी एफ स्किनर ने 1938 में दिया। समीपता या स्थानापन्नता का सिद्धांत, वैज्ञानिक एडविन गुथरी में दिया, अमेरिका के थे, इनकी सन नहीं क्लियर नहीं किस सन में से दिया गया। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को केवल व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में बताते हैं। यदि हम संज्ञानात्मक सिद्धांत भी आज बता दें तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये 5 हैं और संज्ञानात्मक सिद्धांत 7 से 8 हैं।
उनमें भी कुछ मौलिक सिद्धांत, आपने सुना जीन पियाजे का नाम बहुत पेपर में आता है, वो संज्ञानात्मकवादी मनोवैज्ञानिक थे और उनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत में पढ़ा जाता है। तथा यदि आज के इस वीडियो में आप लोगों को डाउट कुछ पूछना चाहते तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार वो सिद्धांत भी बताएंगे और उनसे संबंधित कुछ इसी प्रकार की मोस्ट चीजें बताएंगे और उसके बाद कुछ वीडियो में अलग अलग सिद्धांत को डिफाइन भी करना चाहेंगे। जीन पियाजे पेपर में बहुत आता है, उसे हम अलग से वीडियो उसके लिए बनाएंगे ही, थानडाइक के लिए बनाएंगे। इसके अलावा कोई और सिद्धांत भी ऐसा ही पेपर बहुत आता है और आती तो बहुत है, कुछ ज्यादा हाईलाइट सिद्धांत है जिनके बारे में पेपर के साथ साथ हमें नॉलेज भी होना चाहिए। हमारे विकास के लिए भी कुछ चीजें हैं जिनसे हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं। यही नहीं कि बाल विकास का नाम ही है बच्चों का विकास, है ना। यदि एक उम्र है 20 से 21 से 25 साल तक के लिए ये बातें हैं, ये कोई ऐसी बातें नहीं जो हम किताब पढ़ के याद कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों ने वो प्रयोग कर किए हैं जो सच वास्तविकता है, उसमें कुछ चीज 10% को छोड़कर 70 से 80% वो वास्तविकता है जो वैज्ञानिकों ने शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, व्यस्तावस्था, पूर्णावस्था और वृद्धावस्था के बारे में बताया, वो सब रियलिटी बताई है। अर्थात यदि पेपर टेस्ट तो जो निकालना चाहते हैं, अच्छी बात है कि हम टेस्ट के लिए पढ़ते हैं तो हम केवल ज्ञान हमारा अधूरा रह जाएगा। यदि हम थोड़ा अपने ऊपर भी देखें कि इनसे हमें क्या क्या फायदा मिलता है तो इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस प्रकार मैथ हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। भले हम कोई टेस्ट के लिए थी, मैथ का ज्ञान बहुत जरूरी है, उसी प्रकार बाल विकास में से बहुत सी चीजें जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। सीखने के लिए हर की अभी लाइन फिर हम आपको याद दिला दें, मैं क्या कहा था, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। नॉर्मल सी बात है, जिस दिन हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, यदि हम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे आवश्यकता नहीं है तो ना तो हम उसे प्राप्त करेंगे ना उसके लिए हम कोई कार्य करेंगे, और जब तक कोई चीज की नहीं जाएगी कोई नई चीज सीखने को हमें नहीं मिलेगी, है ना। ये सब रियलिटी चीजें हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम संज्ञानात्मक सिद्धांत बताएंगे आप लोगों से। उसके बाद अगली वीडियो में हम आप लोगों को बाल विकास से सिलेबस बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें से कुछ सिद्धांत को डिफाइन करेंगे। यदि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। यही नहीं, जो कंपटीशन एग्जाम से जुड़े तैयारी करते हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं और उन्हें इन सबको इस चीजों में बहुत फायदा मिल सकता है, तो आप लोग इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे के बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि ऐसे जितने वीडियो हम बनाएं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाए। हम अपने इस चैनल में बीएससी, एमएससी, कंपटीशन आदि सभी वीडियो हम डालते हैं। बीएससी में यदि आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वैसे भी हमने बीएससी में और एमएससी में कुछ बहुत से टॉपिक में वीडियो बना भी रखी है। एमएससी में कॉशी-रीमान इक्वेशन जो बीएससी में है, एमएससी मैथ से या जब हम फिजिक्स से एमएससी करते हैं तो उसमें है कॉशी-रीमान इक्वेशन के टॉपिक। यूनिट 4 में इन सब में हम वीडियो बनाई है। आप उन वीडियो को YouTube में सर्च करके हमारे चैनल को मां महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस, वहां से वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट उन्हें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।